हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का वेलकम है। तो आप लोग को जैसे बीपीएससी का टीचर्स बहाली का मैं प्रिपरेशन आप लोग को करा रही हूँ। तो माध्यमिक स्कूल के लिए स्पेशली ये वीडियो है, मास्टर वीडियो है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। तो इकोनॉमिक का ये चैप्टर क्लास 10 के जितने भी चैप्टर है, ऑल चैप्टर आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। और इसका क्लास 9 का जो है इकोनॉमिक का एंड ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का 9, 10 तीनों में करवा चुकी हूँ। आप नहीं देखें तो प्लीज़ पर एक बार जाके देखिए। और ये जो है आपके एक्सरसाइज एससीईआरटी बुक का है। तो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसका भी सोशल साइंस है इम्पॉर्टेंट, सामाजिक विज्ञान के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप एक बार ज़रूर देखिए। एंड किरण पब्लिकेशन का आप जानते हैं, किरण पब्लिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक कर दो। आप लाइक नहीं करते हो, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कक्षा 10 हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है, यही है ना। तो हमारी अर्थव्यवस्था से जो पहला अध्याय है ये है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक, तो इससे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, अमेरिका, चीन, भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में है। कहाँ पे है? भारत। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय अधिक है तो वह विकसित देश कहलाएगा। किसी देश का राष्ट्रीय अधिक होने से क्या कहलाएगा? विकसित देश। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, बिहार, केरल, दिल्ली। तो देखिए, जो पिछड़ा कहा जाता है उसको बिहार को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो देखिए, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, एडोल एड एडोल्फ हिटलर, एपीजे अब्दुल कलाम। तो किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था अगर बिहार का विकास नहीं हुआ तो भारत का नहीं होगा। नेक्स्ट को, गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कितनी है, तो इसका आंसर होगा 2400। गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति कैलोरी 2400 कैलोरी है। किस अर्थव्यवस्था ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो किसने कहा था कैंसर रोग की तरह है? कुजनेट। ठीक है, कुजनेट अर्थव्यवस्था ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है। कुजनेट ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का तरीका है। बिहार में पिछड़ापन जो है ये दूर करने का तरीका क्या है? तो देखिए, बोल रहा है जनसंख्या पर नियंत्रण, ईमानदार प्रशासन, उद्योगों का विकास, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार के किस भाग में बाढ़ ज़्यादा आती है? तो देखिए, बिहार का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो देखिए, इसका हो जाएगा 3 नंबर, 2002। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई थी। कब? 2002 में जारी की गई थी पहला मानव विकास कार्यक्रम किसके निर्देशन में तैयार की गई थी? जो पहला हुआ था ये महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया था पहला मानव विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, प्लास्टिक कार्ड किसे कहा जाता है? तो जो प्लास्टिक कार्ड किसे कहा जाता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 1 तथा 3। तो प्लास्टिक कार्ड किसे कहा जाएगा? 1 तथा 3, मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक कार्ड
कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन है? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि जो है क्या है? 2002 से 2007। क्या है? 2002 से 2007। किस आयोग ने बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बिना भावी पीढ़ी की दक्षता, क्षमता, योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है? ठीक है, ब्रंटलैंड। क्या होगा? ब्रंटलैंड। देखिए, ब्रंटलैंड आयोग ने बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें बिना भावी पीढ़ी की क्षमता, योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। ठीक है, ये ब्रंटलैंड ने कहा। किसने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? आजीविका अर्जन की प्रणाली है, किसने कहा था? ब्राउन। ब्राउन ने कहा था अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, ब्राउन अर्जन। ठीक है। चीन तथा क्यूबा देश में कौन सी एक समान अर्थव्यवस्था है? चीन तथा क्यूबा में क्या बोल रहा है कि एक समान अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसका होगा समाजवादी। ठीक है, चीन में भी समाजवादी है और क्यूबा में भी समाजवादी है, तो यहाँ होगा समाजवादी। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि में डेयरी है, मत्स्य है, कृषि है, तो उपरोक्त सभी होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसमें बोल रहा है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, बृहत और कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, तृतीय क्षेत्र का। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सही तरीके से परिभाषित करता है? कौन सही तरीके से परिभाषित करता है? तो देखिए, किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को सही तरीके से प्रभावित करता है? किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट है, आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, विभाजित किया जा सकता है। उपयुक्त, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आर्थिक कार्यों के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों आधार पर हम विभाजित करेंगे। किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा? अगर किसी बैंक में कोई कार्यरत है तो उसको हम तृतीय क्षेत्र में शामिल करेंगे। बैंक में भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई देगी? कृषि क्षेत्र में दिखाई देगी। किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। किसके आधार पर? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। अगला अध्याय है 2। ठीक है, अध्याय 2 में है राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। पहला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कौन सी समय अवधि को कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय अवधि को कहा जाता है। ठीक है, भारत में किस राज्य की आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की आय सर्वाधिक है? तो देखिए, गोवा की जो आय है ना ये सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना, गया, शिवहर, नालंदा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त तीनों है। तो सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों है। बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है? तो कितनी प्रतिशत जनसंख्या? 41.4।
गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, किस अर्थव्यवस्था ने कहा था? तो देखिए गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, ये नैगनर, ठीक है, नैगनर नक्स। गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, नैगनर नर्क्स ने कहा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की धारणा ज्ञात कर सकते हैं? राष्ट्रीय आय की धारणा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की धारणा ज्ञात कर सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या उपरोक्त सभी? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद उपयुक्त सभी से। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब और किसने लगाया? ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका हो जाएगा दादा भाई नेहरू ने 1868 में। ठीक है, 1868 में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नेहरू ने लगाया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कब स्थापित किया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है 1954 में। ठीक है, 1954 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापित किया गया। ठीक, 1948 से 49 के बीच किस देश की कुल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो कितनी थी? 1948 से 49 के बीच देश की कुल राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो है 246.9 थी। दादा भाई नेहरू जी द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो दादा भाई नेहरू जी द्वारा कितना था? 20 रुपया, 20 रुपया था। स्वतंत्रता के बाद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस द्वारा कब राष्ट्रीय आय की गणना समिति गठित किया गया था? तो कब किया गया था? 1949। स्वतंत्रता के बाद पीसी महालनोबिस द्वारा 1949 को राष्ट्रीय आय की गणना की समिति गठित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1948 से 49 में देश की कुल राष्ट्रीय आय कितनी थी? तो कुल राष्ट्रीय आय जो है 8,650 करोड़, 8,650 करोड़ रुपया था 1948 से 49 के बीच में। राष्ट्रीय आय वार्षिक उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, किसने कहा? तो प्रोफेसर फिशर। किसने कहा? प्रोफेसर फिशर ने कहा। प्रोफेसर फिशर ने कहा। बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? सिवान, शिवहर, नालंदा, गया। तो शिवहर, बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जिला है वो है शिवहर। किसके आधार पर किसी देश को विकसित या विकासशील कहा जाता है? किसके आधार पर? तो देखिए राष्ट्रीय आय के आधार पर किसी देश को विकसित या विकासशील कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवा से है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी देश की श्रम और पूंजी का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। किस अर्थशास्त्री ने कहा? ठीक है, तो देखिए प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। किसने कहा था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि किसी देश की जो श्रम एवं पूंजी का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं पर सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए बहुत फेमस है पॉवर्टी का, कौन है? दादा भाई नेहरू जी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के दादा भाई नेहरू जी। सन 2022 से 2023 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 172,000, 172,000 रुपये। ठीक है, तो 172,000 रुपये जो है कब? 2022, ठीक है, 22 से 23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय है। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की मानव विकास के लिहाज से स्थिति भारत से बेहतर है? भारत से बेहतर हमारा पड़ोसी देश में किसका है?
तो श्रीलंका, ठीक है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो श्रीलंका का भारत से अच्छा स्थिति है। वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर जो किया जाता है ना, वो संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम UNDP, वैश्विक स्तर पर UNDP संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राज्यों में शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? तो देखिए, शिशु मृत्यु दर बोल रहा है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो सबसे उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति आय होता है किसी भी देश का, ठीक है। किसी भी देश की औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो औसत आय की जो गणना है, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ठीक है, देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय की गणना की जाती है। अगला अध्याय है अध्याय 3 मुद्रा, बचत एवं साख, ठीक है। अध्याय 3 में है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डैश है, क्या है? जीवन शक्ति है, इतिहास है, सेवक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जीवन शक्ति है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय जाता है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है, ठीक है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को जाता है। साख का मुख्य आधार क्या है? तो साख का जो मुख्य आधार है क्या है? वस्तु विनिमय, जीवन शक्ति, बचत या विश्वास? तो इसका होगा विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का काम किस प्रकार का हो गया? तो आसान, कठिन, रुक रुक कर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आसान। इनमें से विनिमय के कौन कौन से अनुरूप हैं, ठीक है। इनमें से विनिमय के कौन कौन से अनुरूप हैं? फर्स्ट है वस्तु विनिमय प्रणाली, दोनों 1 और 3। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 2, 1 और 3, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मुद्रा के 4 कार्य कौन कौन से हैं? मापन, माध्यम, संचय या इनमें से सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इनमें से सभी। मुद्रा का आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? क्राउथर, ठीक है। मुद्रा का आविष्कारों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह सबसे बड़ी उपलब्धि क्राउथर का है। 1 रुपया के कागजी नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का जो कागजी नोट है ये कौन करता है? वित्त विभाग द्वारा। 1 रुपया का कागजी नोट वित्त विभाग द्वारा जारी होता है। किसने कहा कि यदि पैसा हमारी आर्थिक व्यवस्था का दिल नहीं है तो इसे निश्चित रूप से इसकी रक्तधारा माना जा सकता है, ठीक है। इसे ट्रेस्कॉट ने कहा था। किसने कहा था? ट्रेस्कॉट ने कहा था कि यदि पैसा हमारी अर्थव्यवस्था का दिल नहीं है तो इसे निश्चित रूप से इसकी रक्तधारा का माना जा सकता है। ट्रेस्कॉट। एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ओके, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? ठीक है, पत्र, मुद्रा, चेक। 1 और 3, तो इसका होगा 1 और 3। स्वीडन देश की मुद्रा क्या है? स्वीडन का जो मुद्रा है क्रोना है। क्या है? क्रोना। ईरान देश की मुद्रा क्या है? ईरान देश की मुद्रा जो है रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, किसका कथन है? ठीक है, ये किसका कथन है? तो देखिए मार्शल का कथन है। ठीक, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ये मार्शल का कथन है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई निम्न में से कौन सी एक है? तो कौन सी एक है?
तो हो इसका है मूल संचय का अभाव, मूल हस्तांतरण की समस्या, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड क्या है? वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड या उपरोक्त सभी। तो वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, उपरोक्त सभी क्रेडिट कार्ड है। ठीक है। मुद्रा का अभाव मांग की मात्रा को, ठीक है, मुद्रा क्या कहा जाता है? तो इसका होगा बढ़ाता है। मुद्रा का अभाव मांग की मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर मुद्रा का अभाव होगा तो मांग की मात्रा बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक, किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक मुद्रा, सड़क, शिक्षा, सभी। तो इसका होगा सभी। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। निम्न साख पत्र के उदाहरण हैं। निम्न साख पत्र के उदाहरण क्या हैं? बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र या हुंडी। तो साख पत्र के उदाहरण में बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी, इनमें से सभी। ठीक है, सभी आता है। बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? तो मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय, मूल्य का स्थिरीकरण। तो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी मूल्य का स्थिरीकरण। मूल्य का जो स्थिरीकरण है मुद्रा का कार्य नहीं है, स्थिरीकरण नहीं है, लेकिन मापन, हस्तांतरण और संचय है। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य? सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। सॉफ्ट करेंसी क्या है? वह मुद्रा जिसका आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होता है, वो सॉफ्ट करेंसी है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? मुद्रा का आधुनिक रूप जो है बोल रहा है चेक, क्रेडिट कार्ड, कागजी मुद्रा। तो उपयुक्त सभी है। चेक भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, कागजी मुद्रा भी है। बैंक से ऋण प्राप्त करने में लाभ है। बैंक से ऋण प्राप्त करने में क्या लाभ है? लंबी अवधि हेतु ऋण की प्राप्ति, शोषण का भय नहीं, कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति या उपयुक्त सभी। तो बैंक, इसका होगा उपयुक्त सभी। बैंक से ऋण प्राप्त करने में लाभ है, लंबी अवधि हेतु ऋण की प्राप्ति, शोषण का भय नहीं, कम ब्याज दर पर ऋण की प्राप्ति। नेक्स्ट है मुद्रा का महत्व। मुद्रा का महत्व है, ठीक है, उत्पादन और उपभोग में सुविधा के लिए, विनिमय का माध्यम का कार्य, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई दूर करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऋणों की शर्तों में सम्मिलित है। ऋणों की शर्तों में क्या सम्मिलित है? आवश्यक कागजात, समर्थक ऋणधार, ब्याज दर का निर्धारण या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ते बैंकों की प्रक्रिया क्या होती है? मुद्रास्फीति। ठीक है, अगर लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया, लगातार कोई भी बढ़ती कीमत बढ़ रहा है उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है। हवाला क्या है? हवाला जो है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो नेक्स्ट है अध्याय 4। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। तो सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो इसका हो जाएगा देसी बैंकर। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन पूछ रहा है सेठ, साहूकार, व्यावसायिक बैंक, रिश्तेदार या महाजन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक जो है ये संस्थागत वित्त का साधन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन है राज्य में कार्यरत सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो 25 है।
राज्य में कार्यरत सहकारी बैंकों की संख्या 25 है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। क्या है? भूमि विकास बैंक। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बनी? तो कब बनी? तो देखिए 1929, 1919, इनमें से कोई नहीं, या 1914, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है। देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? देश में कार्यरत क्षेत्रीय बैंक की जो संख्या है 196 है। व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1969 में, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, 1935 में। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 15 से 20 होती है। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 15 से 20 होती है। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। कब सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ था? ठीक है, तो देखिए 1904 में। कब सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ था? 1904 में। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो कब बना? 1919 में, 1919 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इसका होगा 1976 में। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या होती है, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या जो होती है वो है 15 से 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 15 से 20। व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है? तो व्यावसायिक बैंक जो है 4 प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। ठीक है, 4 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ था? तो ये जो विधान समिति है 1904 में। ठीक है, 1904 में पारित हुआ था। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण विषय कब बना? तो ये जो बना था 1919 में, 1919 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत में कब हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं के प्रकार हैं, तो क्या हैं? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2। किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है, किसी भी देश का मेरुदंड जो है वित्तीय संस्थाएं, क्या माना जाता है? वित्तीय संस्थाएं। भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है? दीर्घकालीन। भारतीय पूंजी बाजार ऋण उपलब्ध कराती है दीर्घकालीन। किनके द्वारा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का प्रयास सराहनीय है? तो मोहम्मद यूनुसू। ठीक है, किनके द्वारा? मोहम्मद यूनुसू द्वारा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का प्रयास सराहनीय है। केंद्रीय बैंक का उदाहरण है SBI, UCO, PNB, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में कितना प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करता है? बिहार में 87% जनसंख्या गाँव में निवास करता है। नेक्स्ट अध्याय 5 है, रोजगार एवं सेवाएं। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है वो क्या है? सेवा। कृषि, विज्ञान, शिक्षा, सेवा। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है क्या है? सेवा क्षेत्र है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने होते हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 होते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कर्नाटक जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ठीक है, तो कौन सी सेवा? माल सेवा जो है ये गैर सरकारी है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं?
ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो विद्युत जो है ऊर्जा के क्या है? अच्छा, ये तो विद्युत भी ऊर्जा के स्रोत में है, कोयला भी है, पेट्रोलियम है, तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत सभी हैं। काम के बदले अनाज योजना कब लाया गया था? काम के बदले योजना जो है कब लाया गया था? 2004 में। आर्थिक आधारभूत संरचना के कितने प्रकार हैं? आर्थिक आधारभूत संरचना के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं आर्थिक आधारभूत संरचना के? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के कितने प्रकार हैं? तो गैर आर्थिक के कितने हैं? 3 हैं। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के 3 प्रकार है। कौन सा राज्य सूचना प्रौद्योगिकी की अग्रगणी श्रेणी में आता है? तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य सूचना प्रौद्योगिकी की अग्रगणी श्रेणी में आता है। युवाओं का देश है। युवाओं का देश कौन सा है? भारत युवाओं का देश है। सेवा क्षेत्र का जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? सेवा क्षेत्र का 55.1%। ठीक है, सेवा क्षेत्र का जीडीपी में 55.1% है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब लाया गया? कब लाया गया? 1980 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में लाया गया। बीमारू शब्द में शामिल राज्य कौन सा है? बीमारू में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा उपरोक्त सभी है। बीमारू राज्य में बिहार भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। किसी शताब्दी में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? ठीक है, किसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? किस शताब्दी में? 20वीं, 21वीं, 18वीं, 19वीं? तो इसका हो जाएगा 21वीं शताब्दी में। ठीक है, 21वीं शताब्दी में सर्वाधिक रहा। सेवा क्षेत्र के कितने भाग है? सेवा क्षेत्र के 2 भाग है। कितने भाग हैं? 2। बिहार में रोजगार उपलब्ध कराने का सर्वोत्तम क्षेत्र क्या है? तो बिहार में कराने का जो है वो कृषि है। क्या है? कृषि सर्वोत्तम। भारत किस प्रकार की श्रेणी में आता है? भारत जो है वो विकासशील की श्रेणी में आता है। वह सेवाएं जिसमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों स्तर पर चलाई जाती है क्या कहलाता है? शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, उपरोक्त सभी। वह शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग, ये उपरोक्त सभी जो है सरकारी और गैर सरकारी दोनों स्तर पर चलाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है? विश्व की सबसे बड़ी योजना नरेगा योजना जो है सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। किस वर्ष से निजी क्षेत्र में भी संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दी है? निजी क्षेत्र में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1981। 1981 से निजी क्षेत्र में संयुक्त भागीदारी विकास में अहम भूमिका निभाना शुरू कर दी है। नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 6 वैश्वीकरण। नई आर्थिक वैश्वीकरण का पहला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया? किससे सम्मिलित किया गया? ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उपयुक्त सभी। तो नई आर्थिकरण में उपयुक्त सभी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण सभी को शामिल किया गया। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के जो अंग हैं वो 5 हैं। कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के 5 अंग हैं। कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ठीक है, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग या उपरोक्त सभी? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ठीक है, कोका कोला। ठीक है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कोका कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति को कब अपनाया? भारत सरकार ने 1991 में अपनाया। भारत सरकार ने निजीकरण की नीति को 1991 में अपनाया। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक प्रौद्योगिकी में प्रगति, विदेशी निवेश का उदारीकरण, 1, 2 दोनों है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है वो 1995 में हुआ। कब हुआ? 1995 में। विश्व व्यापार करण का 1995 में संगठन हुआ।
किसने कहा देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति आवश्यक है? देश की प्रगति के लिए बिहार की प्रगति आवश्यक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। बिहार में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा? बिहार में जो सकारात्मक प्रभाव बोल रहा है, कृषि के उत्पादन में वृद्धि, बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, तो उपरोक्त सभी में देखने को मिला था। किस दशक तक सरकार का व्यय राजस्व से अधिक माना जाने लगा? ठीक है, राजस्व अधिक माना तो 1980 के दशक, 1980 के दशक तक सरकार का व्यय राजस्व से अधिक माना जाने लगा। निजीकरण का क्या अर्थ है? निजीकरण का अर्थ पहला बोल रहा है निजी क्षेत्र के विकास पर प्रतिबंध हटाना, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर स्वामित्व प्राप्त करना। 1 और 2 दोनों। वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव आम आदमी पर किस प्रकार पड़ा? वैश्वीकरण का जो बुरा प्रभाव है ना, ये बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, कृषि क्षेत्र पर संकट, श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव, उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव आम आदमी पर किस प्रकार पड़ा? बेरोजगारी बढ़ने की आशंका, कृषि क्षेत्र पर संकट, श्रम संगठन पर बुरा प्रभाव, उपरोक्त सभी। आर्थिक सुधारों का मतलब क्या है? आर्थिक सुधारों का मतलब कुशलता, उत्पादन एवं प्रतियोगिता, लाभदायक या उपरोक्त सभी? तो इसका होगा उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण से है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण से है। विश्व का सबसे बड़ा उपभोग बाजार है, विश्व का सबसे बड़ा उपभोग बाजार क्या है? तो भारत। उपभोक्ता बाजार में भारत सबसे बड़ा है। ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न विचारों तथा धार्मिक मान्यता के लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है उसे कहते हैं, उसे वैश्विक गांव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्विक गांव। ऐसा आवासीय स्थान जहां विभिन्न विचारों तथा धार्मिक मान्यता के लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है उसे वैश्विक गांव कहते हैं। एलपीजी की व्याख्या, एलपीजी की व्याख्या इस प्रकार है: लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन या उपरोक्त सभी? तो इसका देखिए हो जाएगा उपरोक्त सभी। एलपीजी की व्याख्या में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटलाइजेशन तीनों ही होगा। ठीक है। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य है, नई आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या है? उत्पादन इकाई की कार्यकुशलता स्तर में सुधार, आर्थिक विकास दर बढ़ाना, आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधन का प्रयोग, उपरोक्त सभी? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्वयं सहायता से लाभान्वित है, स्वयं सहायता से लाभान्वित ग्रामीण महिला समाज। ठीक है, स्वयं सहायता से लाभान्वित कौन है? ग्रामीण महिला समाज जो है लाभान्वित है। सैमसंग किस देश की कंपनी है? सैमसंग दक्षिणी कोरिया। सैमसंग किस देश की है? दक्षिणी कोरिया। दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहा जाता है? दो देशों के मध्य व्यापार को विदेशी व्यापार कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? ठीक है, वैश्वीकरण क्या है? एक विभिन्न देशों के बीच परस्पर मतभेद है, एक देश द्वारा दूसरे देश की बुराई करना, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण, उपयुक्त सभी। तो जो 22 का होगा ये होगा 22 का 3, विभिन्न देशों के बीच परस्पर और तीव्र एकीकरण। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का रास्ता है, क्या है? दूसरे देशों में कारखाने स्थापित करना, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो हो जाएगा होगा उपयुक्त सभी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य है, बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपने सामान और सेवाओं को विदेश में बेचना, व्यापार को विदेश में फैलाना, लाभ अर्जित करना या उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर है? इसके प्रभाव से सिर्फ भारतीय कंपनी बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है। इसके प्रभाव से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। वैश्वीकरण के कारण छोटी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तो ये सभी हुआ है। ठीक है, जहाँ पे लाभ हुआ है वहाँ नुकसान भी हुआ है वैश्वीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, विदेशी निवेश है, विदेशी निवेश क्या है?
तो विदेशी निवेश जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश है। विदेशी निवेश क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश। उपभोक्ता, नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ठीक है, तो कब हुई? 1986 में हुई। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई थी। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब? 15 मार्च को। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर आप शिकायत करेंगे तो बोला 50 रुपया, 70 रुपया, 10 रुपया, इनमें से कोई नहीं। जिला फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए न्यूनतम मूल्य राशि कितनी है? न्यूनतम मूल्य राशि कितनी है? 20 लाख से कम। कितना है? 20 लाख से कम। जिला फोरम में शिकायत दर्ज करने के लिए न्यूनतम मूल्य राशि है 20 लाख से कम। अगर उपभोक्ता फोरम से संतुष्ट नहीं है तो वह कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है? कितने दिनों में कर सकता है? तो 30 दिनों के अंदर में कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कितने स्तरों पर विभाजित है? तो 3 स्तर पर विभाजित है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस धारा के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया है? तो इसका हो जाएगा धारा 6। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम धारा 6 के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया है। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक है। ठीक है, मुख्य कारक क्या है? डुप्लीकेट वस्तुएं, मिलावट समस्या एवं कम गुणवत्ता, ऊंची कीमत और कम तौल। उपभोक्ता सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उपभोक्ता राहत के तरीके क्या नहीं हैं? क्या नहीं है? सामान में खराबी रहने देना। उपभोक्ता राहत के तरीके क्या नहीं है? सामान में खराबी रहने देना। उपभोक्ता जागरूकता के नारे क्या हैं? अपने अधिकार को पहचाने, ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, उपरोक्त सभी हैं। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। ठीक है, इसका होगा महात्मा गांधी। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। यदि कोई वस्तु मानक स्तर का नहीं है तो उपभोक्ता अपनी शिकायत कहाँ कर सकता है? अगर कोई वस्तु मानक का नहीं है तो उपभोक्ता जागरण। ठीक है, उपभोक्ता जागरण। सूचना का अधिकार कब से लागू हुआ? 2005 से। सूचना का अधिकार जो है ये 2005 से लागू हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन किस विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित की गई? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित की गई। ISI एग मार्क, बुल मार्क, हॉलमार्क इत्यादि क्या है? गुणवत्ता का निशान। ISI एग मार्क, बुल मार्क, हॉलमार्क इत्यादि गुणवत्ता का निशान है। राज्य आयोग के समक्ष शिकायत की राशि है। शिकायत की राशि 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ से कम। राज्य आयोग के समक्ष शिकायत की राशि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। RTI का फुल फॉर्म क्या है? RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन। आभूषण की शुद्धता की पहचान। आभूषण की शुद्धता की पहचान हॉलमार्क से होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर जो है 1811 4000 1800111400। ठीक है, ये है 1800111400। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प नंबर है। भारत में सूचना का अधिकार RTI कानून कब बना? सूचना का अधिकार जो है 2005 में बना। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1986 को। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली।
भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ 1960 के दशक में। भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय 1960 में हुआ। कोई भी उपभोक्ता अपने माल की खरीद के कितने दिन की अवधि में उपभोक्ता मंच में वाद दायरा कर सकता है? तो 30 दिन। क्या होगा? 30 दिन। जिला उपभोक्ता मंच में कितने सदस्य होते हैं? तो जिला उपभोक्ता में 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 सदस्य। उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित हैं प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चुनने का अधिकार, उपयुक्त सभी। उपभोक्ता का कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? उत्पादन की तिथि की जांच करना, अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना, वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना, उपरोक्त सभी। राज्य उपभोक्ता मंच में कितने रुपये तक के मामलों का निस्तारण होता है? तो देखिए 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ तक। राज्य उपभोक्ता मंच में 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक के मामलों का निस्तारण होता है। जिला उपभोक्ता मंच में कितने रुपए तक के मामलों का निस्तारण होता है? 20 लाख तक का। जिला में 20 लाख तक का। विक्रेता अथवा दुकानदारों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। मिलावटी वस्तुएं देकर, कम वजन देकर, अधिक कीमत लेकर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको लगा है कि आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना। ठीक है, एंड सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच सके। इसके बाद मैं आप लोग को लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 का सारा चैप्टर एक वीडियो में, मास्टर वीडियो में कराऊंगी, देन क्लास 10 का कराऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।